बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 9706/32, इसका मई जून 2018 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्डेड हैं, आपको क्लासेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। और यहाँ कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इससे रिलेट्स करता है ये क्वेश्चन। और एग्ज़ाम आपके बिल्कुल करीब आ गए हैं और आई होप कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह, एंड यू विल बी गेटिंग ए+ इन योर एग्ज़ाम। और कीप प्रैक्टिसिंग। पास्ट पेपर्स जो हैं प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा मटेरियल होता है। और उस मटेरियल को यहाँ जो पास्ट पेपर्स हैं क्लासेस एकेडमी अंडर वन रूफ, आपको अच्छे खासे सफिशेंट मटेरियल यहाँ मिलेगा। आपको 2021, 2020, 2019 और 2018 ये भी पेपर समर काम कर रहे हैं। फेब मार्च का ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो इसमें अच्छा खासे क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो होप इंशाल्लाह कि जो कुछ भी हमने करा था इससे आपको हेल्प भी मिली होगी इंशाल्लाह, एंड यू विल बी गेटिंग ए+ इन योर एग्ज़ाम। विश यू ऑल द बेस्ट। Let's start from question number 5. Jason is considering investing in building a property in order to receive rental income. In building a property in order to receive rental income, कि वो एक एसेट बनाना चाह रहा है कि जिसमें रेंटल इनकम उसको मिलती रहे। यानी वन टाइम वो इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई बिल्डिंग ले ले और वहाँ पर जो फ्लैट्स हैं उनको रेंट आउट कर दे, वहाँ से उसकी मुस्तकिल इनकम जो है वो जनरेट होती रहेगी। He could buy the land now ईयर ज़ीरो। आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में पता है कि जो कुछ भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो ईयर ज़ीरो में कर रहे होते हैं। ज़ीरो मीन्स राइट नाउ, इस वक्त हम बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर $100,000 की आज वो इस बिल्डिंग को ले सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 180,000 वुड बी पेड इन ईयर 1। उसको कंस्ट्रक्ट करने के अंदर, फ्लैट बनाने में $180,000 की कॉस्ट लगेगी और वो 1 साल के बाद लगेगी। The building would have 10 flats, बिल्डिंग के अंदर 10 फ्लैट्स होंगे, each would have an annual rental of $5,000, और हर एक का जो रेंट आएगा वो $5,000 आएगा। Jason thinks that he could rent out flats as follows, और वो सोचता है, उसका प्लान है कि इस तरीके से रेंट जो फ्लैट है वो रेंट्स पर चले जाएंगे। ईयर 1 के अंदर तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, तो वहाँ तो कुछ नहीं होगा। ईयर 2 में 7 होंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5,000, तो व्हाट डू यू थिंक, $35,000 जो है इसका। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो ईयर 2 में 8 हैं, तो 8 को आप 5,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 40,000 हो जाएंगे आपके पास। तो ये भी 5,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 50,000। तो ईयर 1, 2, 3, ईयर 1 में आपका, ईयर 2 में तो, ईयर 1 में तो कुछ नहीं है क्योंकि आपकी बिल्डिंग बन रही है। ईयर 2 में अलबत्ता 35,000 है, फिर 40,000, क्योंकि 5,000 रेंट है आपका, एनुअल रेंट है। और 7 फ्लैट अगर होंगे तो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 5,000 से। फिर ईयर 2 में, ईयर 3 में कहता है 8 फ्लैट्स जो हैं वो रेंट आउट हो जाएंगे, और ईयर 4 में 10 फ्लैट्स जो हैं वो रेंट आउट हो जाएंगे। तो ये इसकी इनकम होगी। टोटल एनुअल मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट चार्जेस फॉर द फ्लैट्स, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के इन फ्लैट्स से रेंट रिसीव करना और सब कुछ लुक आफ्टर करना। फॉर द फ्लैट्स वुड कॉस्ट 12,000 की, उसकी कॉस्ट है $12,000 की, प्लस 10% ऑफ द रेंट रिसीव, और बाकी 10% जो रेंट आपने रिसीव किया है उसका 10%। तो 12,000 तो फिक्स है और इनका 10% है, तो इसका अगर 10% निकालें तो कितना आ जाएगा, 3,500 आ जाएगा। इसका 10% कितना आएगा, ये 4,000 हो जाएगा, और इसका 10% कितना होगा, ये 5,000 होगा। इसका मकसद है 3,500, 4,000 और 5,000 ये है, और इसके अंदर प्लस 12,000 आप वो कहता है मुस्तकिल, यानी ये तो एनुअल कॉस्ट इसकी होगी 12,000, बाकी 5% जो रेंटल रिसीव है, तो इसमें 12,000 आप प्लस करते चले जाएँ। तो 3,500 में 12,000 प्लस करेंगे तो 15,500 आ जाएगा। 4,000 में 12,000 ऐड करेंगे 16,000 हो जाएगा, और 5,000 में करेंगे तो 17,000 हो जाएगा। ये आउटफ्लो है। आउटफ्लो का मकसद है कि ये खर्चा हो रहा है आपका। वो इनकम थी ऊपर वाली आपकी, ये वाली, और वो आपका आउटफ्लो है।
एक्सपेंस आउट हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर 4 ही वुड सेल द बिल्डिंग। चौथे साल के अंदर वो बिल्डिंग को सेल कर देगा। जैसन हैज़ कंसल्टेड टू डिफरेंट प्रॉपर्टी डीलर्स, टू डिफरेंट किस्म के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिससे उसने प्रॉपर्टी डीलर्स जो डील करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, एलन एंड बॉब। एलन एंड बॉब दो हैं ये। एलन एस्टिमेट्स द बिल्डिंग कुड बी सोल्ड फॉर $290,000। एलन का एस्टिमेट है कि बिल्डिंग $290,000 में बिक जाएगी। एंड बॉब एस्टिमेट्स इट कुड बी सोल्ड फॉर $315,000, कि उसका ख्याल है $315,000 में ईयर 4 पर बिक जाएगी। जैसन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, जैसन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। द डायरेक्टर्स द डिस्काउंट फैक्टर्स टू बी यूज्ड टू अकाउंट फॉर दिस आर एज फॉलोज। जो डिस्काउंट फैक्टर हैं इसके, ईयर 1 का डिस्काउंट फैक्टर 0.909 है, ईयर 2 का 0.829 है, ईयर 3 का 0.751 है और ईयर 4 का 0.683 है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था आसान समझने के लिए, कि आप इसको यूँ समझें कि फ्यूचर में जो कैश फ्लोज आपको हो रहे हैं, जो कुछ मिलेगा, उनकी आज राइट नाउ क्या वैल्यू है। एंड आई गिव यू एन एग्जांपल लास्ट टाइम, कि अगर आप $100 आपके पास हैं और बैंक के अंदर आप इसको जमा कराते हैं, जिसका बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है 10% है, तो 10% आपको ईयर एंड पे $10 मिलेगा। इसका मकसद है कि ईयर आज राइट नाउ ज़ीरो टाइम के अंदर जो $100 आपके पास हैं, वो ईयर 1 के एंड पे आपके पास कितने हो जाएंगे, $110। इसी को कन्वर्ट करके अगर मैं ये कहूँ कि $110 ईयर एंड पर जो आपके मिलेंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। सिंपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये है कि फ्यूचर के अंदर जो आउटफ्लो, जो इनफ्लोज आपके पास हो रहे हैं, उनकी आज की डेट के ऊपर बैठकर वैल्यू क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिस पे ये कंपनी को बैंक के अंदर अगर ये जाती है तो इसको पैसा जो भी मिलेगा, अगर इसको चाहिए, इसको बैंक लोन चाहिए, तो इस रेट के ऊपर इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑल कैश फ्लोज आर एज्यूम टू टेक प्लेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, के लास्ट डे तमाम कैश फ्लोज लास्ट डे को हो रहे हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कहता है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग इन द बिल्डिंग यूजिंग एलन्स एस्टीमेट ऑफ द सेल प्रोसीड्स। के एलन ने कहा था कि 4 ईयर्स के बाद बिल्डिंग जो है 290,000 की बिक जाएगी, तो इसको इसके एस्टीमेट्स को लेके प्रेजेंट वैल्यू निकालें। और अगला कहता है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग इन द बिल्डिंग यूजिंग बॉब्स एस्टीमेट ऑफ द सेल प्रोसीड। बॉब की आप एस्टीमेट को लेके, बॉब ने कहा था 315,000 के अंदर ये बिल्डिंग बिक जाएगी, तो ये दो एस्टीमेट्स में निकलनी है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना बड़ा आसान होता है, आपको पता है इसका फॉर्मेट से इनफ्लो और आउटफ्लो करके नेट आप निकाल लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। और उसको फिर देख लेते हैं ईयर 0 के अंदर जितनी भी कॉस्ट है आपकी, वो सारी की सारी माइनस में होगी और जो इनफ्लो हैं वो सारे प्लस में होंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम देखते हैं इसको। फॉर्मेट बना लिया हमने, ईयर 0 1 2 3 4 ईयर्स हैं। इनफ्लोज ये हमने लिख दिया और आउटफ्लोज हमारे पास ये हो गए, इनफ्लोज और आउटफ्लोज। और इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस कर देंगे तो नेट कैश फ्लो आ जाएगा। ये डिस्काउंट फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाएंगे, इसे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कहते हैं। और यहाँ देखें ईयर 1 के अंदर, तो ईयर 0 के अंदर आउटफ्लो है आपका, कितना आउटफ्लो है आपका, 100,000 का आउटफ्लो है। और 1 ईयर के बाद में 180,000 कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, तो ये भी आउटफ्लो है। आउटफ्लो को आप नेगेटिव के अंदर दिखाएं, या आपने नेट कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव के अंदर नज़र आ रहा होगा आपको। तो ईयर 0 के अंदर तो कोई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं है, लेकिन 180,000 जो ईयर 1 के बाद आपको पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर फैक्टर आप लगाएं 0.909 का, जो ईयर 1 का फैक्टर है। तो इसका मकसद है कि 160 इसको, इससे 180,000 को 0.909 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 163,620 आए। इसका मकसद है कि ईयर 1 के अंदर आपको, आपके पास अगर आज की डेट के ऊपर $163,620 हों और आप बैंक में ये 10% का जो रेट है बैंक में जमा कराते हैं, तो आपको 1 साल के बाद $180,000 मिल जाएंगे। तो ये इसका कंसेप्ट है। आप, और ये माइनस के अंदर है क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। बाकी आप आ जाएँ इनफ्लोज के अंदर, मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया है, जो रेंट रिसीव हुआ था वो इनफ्लो में आएगा। आउटफ्लो के अंदर मैनेजमेंट और आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो हमने निकाली थी, 12,000 फिक्स थी, बाकी 10% था रेंट रिसीव का। रेंट जो मिल रहा था आपको तो वो हमने निकाला था सेकंड ईयर का 15,500, 16,000, 7,000। ये 35,000 इनफ्लो में से आउटफ्लो 15,500 माइनस कर दें। नेट
कैश फ्लो आपके पास 19,500 आ गया, 40,000 जो रेंट रिसीव हुआ उसमें से खर्चा होगा 16,000 माइनस कर दें, तो ये 24,000 आ गया। 50,000 में से 17,000 को माइनस किया तो आपके पास नेट कैश फ्लो, और ये पॉजिटिव है, आपको मिल रहा है, ये पॉजिटिव है। इनकी ये आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हुए हैं, या 2, 3, 4 के, इनसे इनको मल्टीप्लाई कर दें, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाएंगे। तो आप देखें कि माइनस की फिगर ज़्यादा है, आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है और रिसीव आपके पास कम हो रही है। जो पैसा रिसीव हो रहा है रेंट से वो ना होने के बराबर है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी नेगेटिव के अंदर आई। नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं बल्कि यहाँ तक की प्रेजेंट वैल्यू 206,950, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ माइनस की ज़्यादा थी। तो 206,950 एक कैश इनफ्लो अभी बाकी है, वो ये है कि उसने एस्टिमेट करा है, वो कहता है 290,000 के अंदर ये बिल्डिंग बिक जाएगी। तो ये भी इनफ्लो है आपके पास, आपको ये पैसा मिलेगा। और फोर्थ ईयर का फैक्टर है 0.683, जो ऊपर आपने निकाला था, इससे इसको मल्टीप्लाई करके आपने निकाला। तो निकालने के बावजूद भी 206,950 माइनस में है और प्लस के अंदर $198,070 हैं। तो माइनस के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस के अंदर आपकी आई। इसका मतलब है ये जो बिल्डिंग, अगर बॉब का एस्टीमेट सही हो जाता है तो फिर तो ये बिल्डिंग हमें लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर माइनस के अंदर हो तो फिर वो डिसीज़न नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हिसाब से। अलबत्ता अब आते हैं इसके पास जो एलन था, एलन ने कहा था कि 350,000, देखें ये 206,000 जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज बिफोर सेल प्रोसीड्स, ये तो दोनों जगह सेम रहेंगे, क्योंकि यही कैलकुलेशन हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो एग्जैक्ट यही फिगर यहाँ पर उठा लें, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज बिफोर सेल प्रोसीड्स 206,950। अलबत्ता ये जो फोर्थ ईयर के अंदर जो आपकी जो सेल प्रोसीड्स है बिल्डिंग की, उसका अब बॉब ने कहा था 315,000 मिलेंगे, तो उसको इस डिस्काउंटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ 215,145 आपके पास आया। और ये कुछ क्योंकि तो कुछ ज़्यादा है थोड़ा सा, तो यहाँ आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है प्लस के अंदर आ गई। तो बॉब का एस्टिमेट अगर सही होता है, और बॉब कहता है 315,000, आई थिंक वो भी है बॉब, तो बॉब के एस्टीमेट के हिसाब से तो चलें फिर भी ये प्लस के अंदर आ रही है, हम ले सकते हैं बिल्डिंग। लेकिन एलन का एस्टीमेट अगर सही है तो फिर ये सही नहीं है। आगे आए, कहता है ये हमने निकाल लिया नेट प्रेजेंट वैल्यू। कहता है एडवाइज, अगला कहता है कैलकुलेट द सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द ईयर 4 विच वुड रिजल्ट इन अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 0, कि क्या सेल प्रोसीड्स कितनी होगी कि अगर वो सेल प्रोसीड्स आपको मिले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए सेल प्रोसीड्स अगर हम देखें तो 206,950, एक्चुअली ये आपके पास सेल प्रोसीड्स से अगर इतनी पैसे आपके पास आ जाएंगे तो इसका मकसद है कि इतने पैसे अगर आपके पास हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि 206,950 माइनस में अगर प्लस के अंदर भी ना है, 206,950 आ जाएगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो जब भी कभी ऐसा हो तो 206,950 को आप ऊपर रखें और जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई ना करें, बल्कि उससे फिर आप डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो फिर आज की 0 टाइम के ऊपर वो पैसा आपके पास आ जाएगा कि आज के डेट के ऊपर ये इतनी इसकी वैल्यू होगी। तो देखें ये कितना है आपके पास 3,000, ये डिस्काउंटेड नहीं है। अगर इतने पैसे होंगे और इसको इसी डिस्काउंट फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली 206,950 आ जाएगा। तो सिंपल तरीका याद रखिएगा, जब भी आपको प्रेजेंट वैल्यू अगर वो कहता है कि इसको 0 करेंगे तो जो अमाउंट है जितना भी माइनस के अंदर है एक्चुअली इतना ही आपको प्लस के अंदर अमाउंट चाहिए। तो उसको फिर आप जो भी जिस साल के अंदर आप बैठे हुए हैं, अभी हम फोर्थ ईयर के अंदर हैं, तो जो फैक्टर है उससे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करके $303,001 आपके पास आया। देखिए $303,001 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं आगे इसी फैक्टर से, किससे, पॉइंट, यानी मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास बिल्डिंग जो है $303,001 की अगर बिकेगी तो फिर मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 0 होगी। कैसे देखें, अगर मैं 315,000 की जगह 303,001 लिखूँ और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 0.683 से, तो व्हाट विल आई गेट, 303,001 मल्टीप्लाइड बाई 0.683, तो एग्जैक्टली 206,000 यही फिगर आपके पास आ जाएगी। तो ये सिंपल टेक्निक है कि आपके पास जो माइनस की फिगर है और आप देखना चाह रहे हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी प्रेजेंट वैल्यू, कितनी सेल प्रोसीड्स मुझे मिले कि मैं 0 और प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू पे पहुंच जाऊं,
तो आप जो माइनस की फिगर है उसको डिवाइड कर दें उस साल के फैक्टर से। जैसे हमारे पास फोर्थ ईयर में ये काम हो रहा था, हमने फोर्थ ईयर के फैक्टर से डिवाइड किया तो हमारे पास ये सेल प्रोसीड्स आ गए। यानी बिल्डिंग अगर 300,001 डॉलर में बिकेगी तो फिर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये वाला काम हो गया। एडवाइस जैसन वेदर और नॉट ही शुड प्रोसीड विद इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग, कि वो क्या करे, बिल्डिंग में इन्वेस्ट करे या ना करे। स्टेट टू रीजंस व्हाई द कैलकुलेशन ऑफ द पे बैक पीरियड इज अ लेस यूजफुल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक देन द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैंने लास्ट भी एक सवाल कराया था, आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें ये सारे आए थे। नेट प्रेजेंट वैल्यू भी थी, उसके अंदर पे बैक पीरियड भी था और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी था। नॉर्मली पे बैक पीरियड के अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट को यूज़ नहीं करते। स्प्रेड हम देखते हैं कि जो पैसा आ रहा है वो कितने साल के अंदर, कितने ईयर्स के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट को कवर कर लेगा। वो पे बैक पीरियड के अंदर हम अपना जिसे कहें डिस्काउंटेड फैक्टर्स को शामिल नहीं करते, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट शामिल नहीं होता। और जैसे ही हमें उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है तो उसके आगे के कैश फ्लोज को हम कंसिडर नहीं करते। वेयर एज हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट है, इसमें ओवरऑल हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उससे कितनी अर्निंग हो रही है और उनकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर प्लस में है या माइनस में है। तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड है वो प्रेजेंट वैल्यू मेथड अच्छा है, क्योंकि उसमें ओवरऑल आप सारी चीज़ें कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क था कि प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड फैक्टर एक में शामिल होता है, एक में नहीं होता। एक में कैश फ्लोज, उस नेट कैश फ्लोज उस वक्त तक होते हैं जब तक वो पे बैक पीरियड नहीं आता, और बाकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट है उसमें ओवरऑल सब शामिल करते हैं। तो सी में आते हैं कि एडवाइस करनी है हमें। बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनपीवीज आर स्मॉल इन रिलेशन टू द आउटले। आउटले हमारा बहुत बड़ा है, तो देखा आपने कि और रेंट तो ना होने के बराबर आ रहा है और फिर हमें मैनेजमेंट फ़ी भी देनी पड़ रही है। तो आउटले हमारा बहुत बड़ा है। डिसीजन वुड डिपेंड ऑन हाउ रिस्क एवर्स इज जैसन इज, कि कितना रिस्क एवर्स है। रिस्क एवर्स का मकसद है अगर ये बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर है तो हो सकता है ये ले लेके, क्योंकि इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर बिल्डिंग फोर्थ ईयर के बाद इसकी इन्वेस्टमेंट, इसकी जो कैपिटल वैल्यू है वो अगर बढ़ जाती है और अच्छे खासी मार्केट के अंदर राइज आ जाता है तो फिर इसको एडवांटेज होगा बिल्डिंग बेचने में, कैपिटल प्रॉफिट इसका ज़्यादा हो जाएगा। और अगर नहीं होता है, मार्केट डाउनवर्ड होती है, तो फिर प्रॉब्लम है। द प्रोजेक्ट पेज बैक इवन एट द लोअर सेल्स वैल्यू। प्रोजेक्ट अगर पेज बैक कर रहा है, जैसे अगर बॉब की एस्टीमेट को भी हम देखें कि अगर बिल्डिंग हाईएस्ट वैल्यू पे बिकती है तो भी ना होने के बराबर आपको प्रॉफिट है। नेट प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल लोअर साइड के ऊपर है। देयर आर ए लॉट ऑफ एजम्पशंस बीइंग मेड इवन विदाउट द फाइनल सेल प्रोसीड्स, के बहुत सारे एजम्पशंस हैं इसके अंदर। वो आपने देखा कि रेंट पहले साल रेंट पर नहीं जाएगा, दूसरे साल इतना जाएगा, थर्ड ईयर में इतना जाएगा। वो जाएंगे रेंट पर या नहीं जाएंगे, मैनेजमेंट फीस इतनी होगी जितनी एस्टीमेट्स क्लियर नहीं करिए। जैसन मे गेट मोर फॉर द बिल्डिंग इफ़ इज सोल्ड द फ्लैट्स इंडिविजुअली रादर देन एज ए ब्लॉक, कि पूरे बिल्डिंग को बेचने के बजाय उससे ये कंसिडर करना चाहिए कि फ्लैट जो है वो इंडिपेंडेंटली बेच दे तो हो सकता है उसको ज़्यादा एडवांटेज हो। और उसके बाद फिर आप एक स्टैंडर्ड जुमला इन्हें लिखने के बाद लिखते हैं कि उससे प्रोज एंड कॉन्स को, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को जो है वो जैसन को देखना चाहिए और एक्ट अकॉर्डिंगली। पे बैक पीरियड का तो मैंने बता दिया। इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो जाता है। पे बैक इग्नोर्स द लेंथ ऑफ ए पीरियड भी इग्नोर कर देता है। जहाँ इसका पे बैक पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर कंसिडर नहीं करता। पे बैक इग्नोर्स कैश फ्लोज अराइजिंग आफ्टर द पे बैक पीरियड। प्रोजेक्ट्स विद इन द सेम नेट प्रेजेंट वैल्यूज कुड हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ कैश मूवमेंट्स एंड हैंस हैव डिफरेंट पे बैक पीरियड्स। के डिफरेंट पे बैक पीरियड्स अगर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं कि उनके आएंगे और नेट प्रेजेंट वैल्यू भी उनकी डिफरेंट होगी। तो ओवरऑल ये इसकी चीज़ें थी जो हमने पढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया आज, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।